नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल, और उसमें आज हम भारतीय मानसून की चर्चा करेंगे कि भारतीय मानसून कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और इसकी जो उत्पत्ति है, मानसून की उत्पत्ति, उसे कौन कौन से जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिससे भारत में जो वर्षा का पैटर्न है, मानसून है, वो प्रभावित होता है। और वो कभी अच्छा रहता है तो कई बार वो कम बारिश होती है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। साइड में ये मैप नज़र आ रहा है जिसके अंतर्गत हमें जो दक्षिण पश्चिम मानसून है और उत्तर पूर्वी मानसून की जो तिथियां हैं वो नज़र आ रही हैं कि सबसे पहले 1 जून में मानसून जो है केरल के तट पर हिट करता है। उसके बाद 5 जून, 10 जून, 15 जून और 1 जुलाई, 15 जुलाई को यह देश पूरे देश में है छा जाता है। तो मानसून जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें कि मानसून से क्या तात्पर्य है, कि ये मानसून शब्द है क्या। तो यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ है हवाओं का मिजाज। यानी कि जो हवाएं हैं, कि जब हम भारत में देखें कि दो प्रकार की हवाएं हैं चलती हैं वर्ष भर, स्थलीय और जलीय। तो जब हवाओं की दिशा जल से स्थल की ओर हो जाए, हवा का मिजाज जब बदल जाए, तो जल से स्थल की ओर जब हवाएं आएंगी तो वो अपने साथ उस जलीय भाग से आर्द्रता को ग्रहण करेंगी और स्थल पे आके बारिश करेंगी। यही क्या है, जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, यही मानसून है। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, जिसे शीत ऋतु का मानसून कहा जाता है। उधर ग्रीष्म ऋतु में हवाएं इसकी विपरीत दिशा में बहती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून या गर्मी का मानसून कहा जाता है। ग्रीष्म काल में हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, तो शीतकाल में यह भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है तमिलनाडु का, वहाँ पे ये हवाएं उत्तर पूर्वी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती हैं और वहाँ बारिश करती हैं। चूंकि पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारिक हवाओं को नौकायन में सहायता मिलती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में जो व्यापारी थे, नाविक थे, अपनी नावों को इन हवाओं के सहारे ही समुद्र में आगे बढ़ाते थे, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड के नाम से भी जाना जाता है। अब इस शब्द के बाद हम देखें कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मानसून की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तो मानसून का निर्माण होता है। जब हिंद महासागर के ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर सूरज होता है तो सीधी किरणें हिंद महासागर के ऊपर गिरती हैं और जो आर्द्रता है वो ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया में समुद्र की सतह गर्म होने लगती है और उसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, चूँकि इस दौरान धरती का तापमान 45 से 46 डिग्री तक हो चुका होता है। जब हम ताप रेखाओं की बात करें तो ताप रेखाओं में हम देखें कि स्थलीय और जलीय भाग, तो जलीय भाग पे अपेक्षाकृत कम तापमान पाया जाता है और उसकी अकॉर्डिंग अपेक्षाकृत स्थलीय भाग पे टेम्परेचर अधिक होता है। तो वही ताप रेखाएं जो समुद्र के ऊपर 30 डिग्री की हैं, स्थल पे पहुँचते पहुँचते लगभग 45, 46, 47 के आसपास हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिण हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये हवाएं एक दूसरे को आपस में काटते हुए विषुवत रेखा पार कर एशिया की तरफ बढ़ने लगती हैं और इसी दौरान समुद्र के ऊपर बादलों के बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। विषुवत रेखा पार करके हवाएं और बादल वर्षा करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करते हैं और देश के तमाम हिस्सों का तापमान समुद्र तल के तापमान से यहाँ पे अधिक हो जाता है। भारत की लोकेशन को जब हम देखें तो इस प्रकार से उसकी जब लोकेशन हम देखते हैं तो यहाँ पे
ये हवाएं इस प्रकार से हिट करेंगी और ऐसी स्थिति में हवाएं समुद्र से सतह की ओर बहना शुरू कर देती हैं। उसका कारण है कि सतह पर अधिक तापमान के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है और हवाओं का रुख उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही होता है। ये हवाएं समुद्री जल के बाष्पन से उत्पन्न जलवाष्प को सोख लेती हैं और पृथ्वी पर आते ही ऊपर की ओर उठने लगती हैं और वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचने के बाद मानसून की शाखाएं दो भागों में विभाजित हो जाएंगी। इधर पे देखेंगे हम, ये अरेबियन सी की शाखा है, तो ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक शाखा अरब सागर की ओर मुंबई, गुजरात और राजस्थान में होते हुए आगे बढ़ती है, तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकराकर गंगा के जो क्षेत्र हैं उनकी तरफ मुड़ जाती है। और इस प्रकार जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे देश में अत्यधिक वर्षा होने लगती है। कि भारत के मैप पे जब हम देखें कि उत्तर में जो हिमालय है वहाँ से ये हवाएं पूरे इंडिया के अंतर्गत छा जाती हैं और घनघोर बारिश होती है जुलाई के पहले सप्ताह से ही। ये मानसून की उत्पत्ति हमने देखी, तो उत्पत्ति में रीजन किसका था? शुरुआत हुई भूमध्य रेखा से और उसके बाद इस उत्पत्ति में सकारात्मक कारक रहा, वो रहा भारत के ऊपर अधिक गर्मी से बना निम्न दाब का क्षेत्र। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस प्रकार से पूर्वानुमान लगाएं मानसून का। तो वस्तुतः मानसून एक अबूझ पहेली है जिसका अनुमान लगाना बेहद जटिल है। कारण यह है कि भारत में विभिन्न किस्मों के जलवायु जोन हैं और उपजोन हैं। हमारे देश में 127 कृषि जलवायु उप संभाग हैं और 36 संभाग हैं। मानसून विभाग द्वारा अप्रैल के मध्य में मानसून को लेकर दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। इसके बाद फिर मध्यम अवधि और लघु अवधि के पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। सबसे पहले अप्रैल में एक लंबी अवधि का मानसून का अपडेट आता है जिसमें कहते हैं कि इस साल मानसून किस प्रकार का रहेगा। और जैसे ही मानसून आएगा फिर उसके बाद छोटे कि 15 दिनों में इतनी बारिश होगी और उसके बाद लघु कि अगले 48 घंटों में इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ये क्या है? मानसून के अपडेट हैं जिन्हें भारतीय जो मानसून विभाग है वो जारी करता है। हालांकि पिछले कुछ समय से नाउकास्ट के माध्यम से मौसम विभाग ने अब कुछ घंटे पहले के मौसम की भविष्यवाणी करना प्रारंभ कर दिया है। अब बहुत ही कम समय में भी भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है जिसमें 1-2 घंटे के मौसम के बारे में भी अपडेट मिल जाते हैं। ज्ञातव्य है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियों में हाल ही के वर्षों में सुधार देखा गया है। अभी मध्यम अवधि की भविष्यवाणी जो 15 दिन से 1 महीने की होती है और 70 से 80% तक बिल्कुल ही सटीक निकल रही है कि जो कह रहे हैं वो लगभग 80% सत्य है। हालांकि लघु अवधि की भविष्यवाणियां जो आगामी 24 घंटों के लिए होती हैं करीब 90% तक सही हैं और अलबत्ता नाउकास्ट की भविष्यवाणी लगभग 99% ठीक निकलती हैं कि अगले 2 घंटों में इस एरिया में बारिश का अनुमान है। तो इस प्रकार की जो भविष्यवाणी है उसे नाउकास्ट कहते हैं और वो लगभग 99% भारतीय मौसम विभाग की है, वो सही है। ये क्या है? पूर्व अनुमान है। अब भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हम देखें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कारक है अल नीनो। जब हम भूगोल पढ़ते हैं और भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमें अल नीनो ये शब्द बार बार हमारे इस विषय के अंतर्गत आता है। इसे हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ये अल नीनो है क्या चीज़ है और ये किस प्रकार भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के निकट खासकर पेरू का तट, जब हम देखें दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है पेरू, तो उसके तट की बात कर रहे हैं तो वो है पैसिफिक ओशियन के पास। यदि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द समुद्र की सतह अचानक गर्म होना शुरू हो जाए तो अल नीनो की स्थिति बन जाती है कि वहाँ पे अगर अचानक से गर्मी बढ़ जाए तो दैट इज कॉल्ड, फिर अल नीनो उत्पन्न हो रही है, अल नीनो बन जाएगी। यदि तापमान में बढ़ोतरी आधे डिग्री से लेकर 2.5 डिग्री के बीच हो तो यह मानसून को भी प्रभावित कर सकती है। इससे मध्यम
एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में हवा के दबाव में कमी आने लगती है। इसका असर यह होता है कि विषुवत रेखा के इर्द गिर्द चलने वाली व्यापारिक हवाएं कमज़ोर पड़ने लगती हैं और यही हवाएं मानसूनी हवाएं होती हैं जो भारत में बारिश करती हैं। तो ये अल नीनो है क्या बीमारी? तो अल नीनो एक समुद्र की धारा है जो प्रशांत महासागर में पेरू के तट के समीप उत्पन्न होती है। दूसरा है ला नीना। तो प्रशांत महासागर में उपरोक्त स्थान पर कभी कभी समुद्र की सतह ठंडी होने लगती है और ऐसी स्थिति में अल नीनो के ठीक विपरीत एक घटना घटित होती है जिसे ला नीना कहा जाता है। ला नीना बनने से हवा के दबाव में तेजी आती है और व्यापारिक पवनों को रफ्तार मिलती है जो भारतीय मानसून पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में मानसून पे अल नीनो के प्रभाव के कारण कम बारिश हुई, जबकि 2010 और 2011 में ला नीना के प्रभाव के कारण अच्छी वर्षा हुई है। और वैज्ञानिकों का इस बार भी अनुमान है कि ला नीना का प्रभाव है, और तो उस ला नीना के प्रभाव से अभी जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि अगले 1-2 महीने भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और उसके बाद मानसून जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये प्रभावित करने वाले कारक अल नीनो और ला नीना। इसके बाद तीसरा कारण है हिंद महासागर का द्विध्रुव। तो हिंद महासागर द्विध्रुव के दौरान हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज़्यादा गर्म या ठंडा होता रहता है और पश्चिमी हिंद महासागर के गर्म होने पर भारत के मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ठंडा होने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि पश्चिमी हिंद महासागर अगर गर्म होगा ज़्यादा तो मानसून अच्छा रहेगा और ठंडा रहेगा तो मानसून कमज़ोर रहेगा। नंबर 4 पे है मेडन जूलियन ऑस्किलेशन। इसकी वजह से मानसून की प्रबलता और अवधि दोनों प्रभावित होती हैं। इसके प्रभाव स्वरूप महासागरीय बेसिनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता भी प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम में भी परिवर्तन होता है और यह भारतीय मानसून के संबंध में अल नीनो और ला नीना की तीव्रता और गति के विकास में भी ये मेडन जूलियन ऑस्किलेशन अपना योगदान देता है। नंबर 5 पे है चक्रवात का निर्माण। तो चक्रवातों के केंद्र में हम देखें कि निम्न वायुदाब का स्थिति पाई जाती है, जिसकी वजह से इसके आसपास की पवनें तीव्र गति से इसके केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ये चक्रवात की सामान्य सी डेफिनेशन है, उसका व्यवहार है। जब इस प्रकार की पारिस्थितिक सतह के नज़दीक विकसित होती है तो मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि भारतीय मानसून का प्रवेश प्रायद्वीप के जो क्षेत्र हैं उसमें अरब सागर की ओर से ही होता है। तो चक्रवात भी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। और फिर है लास्ट जेट स्ट्रीम। इनके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो जेट स्ट्रीम पृथ्वी के ऊपरी तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं और ये भारतीय मानसून को डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ये मानसून की उत्पत्ति, उसकी भविष्यवाणी, उसको प्रभावित करने वाले कारक और लास्ट में हम देखें कि मानसून के संभावित लाभ। जब भारतीय मानसून पड़ रहे हैं तो उसके लाभ में हम देखें तो पहला है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। कि वर्षा अच्छी होने का सबसे अच्छा प्रभाव कृषि के क्षेत्र में पड़ता है। जहाँ सिंचाई की सुविधा मौजूद नहीं है वहाँ बारिश होने से जो फसल है उसकी अच्छी पैदावार होती है और उसका प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं भी तो ऐसे क्षेत्रों में समय पर अच्छी वर्षा होने से किसानों को नलकूप चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही उनकी उत्पादन लागत में कमी आएगी। फलतः अच्छी उत्पादन से किसानों को फायदा होगा और खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि भी नियंत्रित रहेगी। इससे पूरा जो एक एनर्जी का जो स्रोत है उसकी एनर्जी भी बचेगी और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जल की कमी दूर होगी। अच्छे मानसून से पीने की पानी की उपलब्धता संबंधी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। एक तो नदियाँ और तालाबों में पर्याप्त मात्रा में पानी जमा हो जाता है, दूसरा जो है भूजल का जो पुनर्भरण है रिचार्ज हो जाता है।
तीसरा देखें, बिजली का संकट कम होगा कि मानसून के 4 महीनों में अच्छी वर्षा होने से नदियों जलाशयों का जल स्तर बढ़ जाएगा। इससे बिजली उत्पादन भी अच्छा होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल स्तर कम हो जाएगा और बिजली का उत्पादन भी प्रभावित होगा, क्योंकि जितने भी डैम हैं वहाँ पे जो बिजली बनाई जा रही है तो वो निर्भर करता है कि उन डैम के अंदर पानी कितना है। अगर अधिक वर्षा होगी तो पानी भी अधिक होगा। गर्मी से राहत, मानसून की वर्षा जहां एक ओर खेतीबाड़ी, जलाशय, नदियों को पानी से लबालब कर देती है, तो वहीं पूरा देश जो भीषण गर्मी से जून के महीने में तप रहा होता है, उसे भी ये ठंडक और राहत प्रदान करती है। ये मानसून के क्या है, संभावित लाभ हैं। तो ये भारत के संदर्भ में मानसून एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भारतीय कृषि का जुआ या भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। तो ये हमने आज डिटेल से देखा कि भारतीय मानसून की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से भविष्यवाणी की जाती है, कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं और उसके कौन कौन से लाभ हैं जिन्हें हमें सीमित मात्रा में देखा है। और ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। थैंक यू।